पार्लिमान की रिवायत जो इस पार्लिमान ने पहले रखी हुई है उनके भी मुताबिक हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक कदम आगे जाने को तैयार हैं और खुले दिल के साथ हम उस कमेटी के अंदर बैठ जाएंगे और देख लेंगे कि उसके अंदर क्या ऐसी गैर कानूनी चीज़ है जो हमें नहीं नज़र आई, तो बिल्कुल खुले दिल के साथ हम साथ बैठ जाएंगे। सर, स्पीकर साहब, अमूमी तौर पर तो ये होता है कि एक तकरीर जब होती है बजट की तो उसके जवाब में बड़ा तफसीलन फिर जवाब दिया जाता है, जवाब दर जवाब होता है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने जो तकरीर की वो इतनी तफसील में थी कि अगर मैं उसका जवाब देना शुरू कर दूं और उसमें तकरीबन हर नुक्ता ही ऐसा था जिसके ऊपर हकाइक बरक्स रखे जा सकते हैं, तो मैं तो अगले 2 दिन सिर्फ यही तकरीर करता रहूँगा। तो इसलिए मैं सिर्फ चंद बातें जो उन्होंने कहीं जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए या हमारा नुक्ता नज़र सामने रखने के लिए ज़रूरी हैं कि उनके ऊपर बात की जाए, और मुख्तसर मैं बात करूंगा इन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जी उन्होंने जो बड़ी मेरे दिल को लगी और मुझे बड़ी पसंद आई उनकी बात, उन्होंने कहा कि हुक्मरानों का काम होता है कि यतीमों और बेवाओं का जो कमज़ोर तबके हैं उनका ख्याल किया जाए। इस बात की मैं मुकम्मल तौर पे तायीद करता हूं और इसीलिए मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कारकुन हूं जिसके लीडर ने हुकूमत में आने के बाद नहीं, जिसने जिंदगी में अपनी इतनी बेवाओं और यतीमों की शौकत खानम के जरिए, नबल यूनिवर्सिटी के जरिए, इमरान खान फाउंडेशन के जरिए खिदमत की है कि शायद किसी और पाकिस्तानी ने ना की हो। और यही जज्बा है। अमूमी तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात दुरुस्त है कि मुल्क के अंदर मुखय्यर हजरात होते हैं, वो मुखय्यर हजरात जो हैं वो कमज़ोर तबके की मदद करते हैं, लेकिन अव्वलीन जिम्मेदारी इसकी रियासत की होती है। ये सबक हमें किसी बरतानिया के या किसी मगरिब के मईशत के एक्सपर्ट से या सियासतदान से नहीं मिला, ये सबक हमें हमारे दीन ने सिखाया। उस रियासत मदीना जिसका हम ख्वाब देखते हैं, ये दुनिया की पहली वेलफेयर सोसाइटी वहां पर बनी। रियासत ने जिम्मेदारी उठाई पहली दफा कि जो गरीब है, नादार है, कमजोर है, सबसे पहला हक उसका है रियासती वसाइल के ऊपर। तो ये जिम्मेदारी ये कह देना कि ये काम सिर्फ मुखय्यर लोगों का है और वो जाती हैसियत में लोगों को मदद करें, शायद अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उन लोगों के साथ जाकर बैठें जो पनाहगाह के अंदर आते हैं, जिनको लंगर खाने से खाने को मिलता है, इज्जत एहतराम के साथ मिलता है, तो शायद वो कुछ मुख्तलिफ बात करें। और क्योंकि एक जाती यकीन है वजीर आजम का, इसलिए ये मुझे बड़ा फख्र है इस बात के ऊपर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात में 108 करोड़ रुपए सालाना की कमी करके ये काम किए जा रहे हैं। दूसरी चीज जिसका उन्होंने बहुत जिक्र किया और बड़ी तफसील से किया, और तकरीबन मेरे ख्याल में तो 15-20 मिनट लीडर ऑफ अपोजिशन ने डेंगी की वक्त में उन्होंने किस तरीके से रिस्पांस को लीड किया था उसका जिक्र किया और उसका मुवाजना किया। कोविड जब आया, कोरोना जब आया, तो हमारी हुकूमत ने क्या किया। बसद एहतराम लीडर ऑफ अपोजिशन के फर्क इसी से जाहिर है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने ऐवान के अंदर खड़े होकर 20 मिनट तक यह बताना पड़ा कि उन्होंने डेंगी के वक्त क्या किया था। कोरोना में हुकूमत पाकिस्तान ने जो काम किया, स्पीकर साहब, उसकी गवाही कौन देता है? लैरी समर्स, अमेरिका का फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, बराक ओबामा का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। बिल गेट्स, दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन, ये कहता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए, भारत नाकाम हो गया, पाकिस्तान कामयाब हुआ इस दफा के अंदर।
आलमी सेहत का इदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है दुनिया में 5 मुल्क हैं जिनसे सीख सकती है दुनिया कि कोरोना का दिफा कैसे किया जाता है। पाकिस्तान उन 5 में से एक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है 7 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना आने के बाद अपनी मईशत में ऐसे इकदाम किए जो दुनिया के लिए मिसाल हैं और दुनिया सीख सकती है उनसे, और पाकिस्तान उसमें से एक है। मैं ये सारी आपको थोड़ी और तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं जात के लिए नहीं कह रहा। ये वो तो ये कह रहे थे कि अगर हम होते तो ये इतना अच्छा हम काम करते। हम नहीं कह रहे खुदा ना खास्ता कि ये हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम ने करके दिखाया है। ये पूरी कौम का एफर्ट था और हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए इसके ऊपर। तीसरी एक और चीज उन्होंने कही, बड़ी बड़ी दिल को लगी। शायद ये एक ऐसा नुक्ता था जो बुनियाद बनी कि क्यों मैं अपनी जिंदगी में अच्छी भली जिंदगी गुजार रहा था। इमरान खान के कहने के ऊपर, उनकी दावत के ऊपर सियासत के अंदर आया, और वो बात उन्होंने ये की कि मुट्ठी भर लोग निचोड़ कर इस मुल्क की दौलत अपने लिए अरबों की जायदादें बना रहे हैं और करोड़ों पाकिस्तानी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। कर्जे उन करोड़ों पाकिस्तानियों के ऊपर चल रहे हैं। ये तो मेरे दिल की बात थी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने की। तो जब हम बात करते हैं कि कौम का पैसा कौम की अमानत होता है, और अगर कौम के पैसा और कौम पे हुक्मरानी करने वाले अपनी दौलत और जायदाद का जवाब देने से कासिर हों, जब लंदन में, पेरिस में, स्विट्जरलैंड के बैंकों में, दुबई के टावर्स के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरानों की जायदादें नजर आए, तो पाकिस्तानी कौम का हक बनता है कि वो सवाल पूछें, ये पैसा किधर से आया। ये सवाल पूछने से का दिफा, ये कहना कि जमहूरियत के लिए खतरा पैदा हो गया नहीं है। इसका दिफा न्याजी नैब गठजोड़ के नारे लगाना नहीं है। इसका दिफा बड़ा सादा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को भी बुलाया और इमरान खान से कहा कि अपने इस असासे का जवाब दो। इमरान खान से 1983 में जो लंदन में अपार्टमेंट खरीदा गया था, जब वो कोई सियासत में नहीं था, 1983 में जवाब दो ये फ्लैट तुमने कैसे खरीदा था। इमरान खान ने उसके जवाब में ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे सवाल के पीछे बूटों की चाप नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। वो गए, अपना रिकॉर्ड लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गवाही दी कि यह शख्स सादिक भी है और अमीन भी है। फिर उन्होंने जिक्र किया बड़ी तफसील से, और ये उनका हक बनता है, बड़ी तफसील से उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब के अंदर वो एक और बात है कि मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत पूरे पाकिस्तान में थी, लेकिन मंसूबे उन्होंने जितने भी गिनवाए वो सब के सब जो है, शायद मेरे सुनने में कोई कमजोरी रही हो, शायद राजा परवेज अशरफ ने सुना हो, कोई और सूबे की ना, मैंने नहीं जिक्र सुना, मैंने सिर्फ पंजाब के मंसूबों का जिक्र सुना। काश काश वो भी ये करते कि जिस तरीके से इमरान खान ने उन लोगों के लिए जो कैंसर का इलाज रखने की सकत नहीं रखते, जो अमेरिका और बर्तानिया जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए एक पाकिस्तान में एक इदारा बनाया। और जिस दिन ये सूरत हाल पैदा हुई कि 2013, और मैं उस वक्त लाहौर में, मैं तो उनकी गाड़ी में था साथ, जिस वक्त हम हॉस्पिटल जा रहे थे, जिस वक्त डॉक्टर्स को यह नहीं पता था कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, और उनको मशवरा दिया गया कि आपके लिए एयर एम्बुलेंस का हम इंतजाम करते हैं, और एयर एम्बुलेंस से आपको अमेरिका, बर्तानिया वहां ले जाते हैं इलाज करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी अस्पताल में जहां गरीब तरीन पाकिस्तानी का इलाज होता है, मैं यही करवाऊंगा। काश काश एक अस्पताल
3 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, काश एक अस्पताल ऐसा होता कि जब मियां साहब की सेहत, उनकी प्लेटलेट काउंट्स में प्रॉब्लम हो रहा था, उनकी सेहत का मसला था, काश एक अस्पताल पाकिस्तान में होता। क्या मियां साहब कहते मुझे इस अस्पताल के सेहत में के जो काम किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है, उस पर यकीन है, मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। काश एक अस्पताल ऐसा बना होता। इसी के साथ जुड़ी हुई बात, गिला किया उन्होंने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, कि वजीर आजम हाउस में कम आते हैं। ये मैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, वजीर आजम को भी पता है मेरी इस राय का, मेरे ख्याल में उनको इससे ज्यादा आना चाहिए हाउस में। लेकिन जनाब, वो हाउस में आते हैं, कम आते हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो कायद हैं, वो बहुत बड़ा सियासी नाम है, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के। हम चाहते हैं वो भी पाकिस्तानियों के साथ जिंदगी गुजारें। हम चाहते हैं वो भी हमारे पास आए, हम उनसे कुछ सवाल पूछें, हो सकता है उनसे कुछ सीखने के लिए हो। आपको वजीर आजम के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस में आने की कमी का गिला है, तो खुदारा वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम, जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। आखिरी 2 चीजें जिनकी मैं बात करूंगा जी, उसके बाद मैं अपनी तकरीर के ऊपर आऊंगा, मईशत के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा की काफी बात की गई और उन्होंने कहा कि अगर हमें खैबर पख्तूनख्वा दिया होता तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देते। शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन को याद नहीं रहा या उन्होंने किसी ने याद नहीं दिलाया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रह चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, एएनपी की भी हुकूमत रही है, जेयूआई जमात इस्लामी की भी हुकूमत रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आजाद फैसले करने वाले अवाम हैं, उनको कारकर्दगी पसंद नहीं आती तो वो किसी के नारों के पीछे वोट नहीं डालते। कारकर्दगी करोगे तो वोट मिलेगा, कारकर्दगी नहीं करोगे तो बार। मैं कुछ तशबीह देने वाला था, चले मैं वो नहीं देता, गैर पार्लिमानी हो जाएगा, लेकिन नहीं कर सके कारकर्दगी, मौका मिला, नहीं कर सके कारकर्दगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बार कर दिया, फारिग कर दिया। जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई तो यही तकरीरें उस वक्त भी होती थी, बड़े बड़े सियासी तज्जियाकार पूछते थे, हमारे अच्छे खैरख्वाह पूछते थे, 2.5 साल 3 साल गुजर गया, असद मान जाओ फारिग हो गए खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा भाई, हमें तो अवाम खैबर पख्तूनख्वा के कुछ और कहते हैं। मुझे याद है एक दफा मैं बनी गाला था, तो मैं वजीर आजम से, उस खान साहब कहते थे, हम खान साहब से बात कर रहा था, तो मैंने कहा जी मैं जो आवाज जो आ रही है ना खैबर पख्तूनख्वा से, वर्कर हमारा नाराज है, क्योंकि हम तो सिर्फ मेरिट की बात करते हैं, वर्कर हमारा नाराज है, वोटर खुश है। और वो वोटर ऐसा खुश हुआ कि वो वोटर जिसने आज तक किसी हुकूमत को दोबारा इलेक्ट नहीं किया था, 2/3 अक्सरियत के साथ उसी हुकूमत को वापस लेके आया। सब लोग ऐवान में बैठने वाले जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले दो लोग हैं। तो मेरी दरखास्त ये होगी, बड़ी बसत एहतराम दरखास्त ये होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जो वोट डाला है उसको इज्जत दें और मान जाए ये बात कि जैसी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीके इंसाफ की हुकूमत, परवेज खट्टक की हुकूमत ने करके दिखाई, ऐसी खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कभी नहीं हुआ था। आखिरी चीज जी, एलएनजी प्लांट्स के ऊपर बड़ी तफसील से बात की गई, बड़े डॉलर सेंट और ये वो बताए गए। मैं अवाम के लिए आसान में टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाता, अवाम सुन रहे हैं, उनको हम टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं घुमाते, बड़ी सादा सी बात है। स्पीकर साहब मुझे ये बताएं कि अगर ये इतने सस्ते प्लांट, इतने एफिशिएंट प्लांट थे, तो कानून के अंदर ये तरमीम क्यों करनी पड़ी कि चाहे इस प्लांट से, इन एलएनजी प्लांट से बिजली सस्ती पैदा हो या महंगी पैदा हो। चले मैं थोड़ा सा 1 मिनट लगा देता हूं। एक निजाम है हमारे यहां, उसको कहते हैं मेरिट ऑर्डर। मेरिट ऑर्डर सिर्फ सादा सी बात यह करता है कि जो भी आपका प्लांट
बिजली का कारखाना जो भी सबसे सस्ती बिजली बनाएगा, सबसे पहले वहां से बिजली तरसील की जाएगी ताकि पाकिस्तान के अवाम को सबसे सस्ती बिजली मिल सके। और जो महंगे होते हैं उनमें बाद में बारी आती है। कानून के अंदर तरमीम की गई, कानून में लिखा गया कि ये एलएनजी के जो प्लांट्स हैं ये मस्ट रन प्लांट हैं। मस्ट रन यानी चाहे जितना भी महंगा हो आपने इन्हीं को चलाना है। अगर ये इतने एफिशिएंट प्लांट थे तो ये कानून में तरमीम की जरूरत क्या थी? मैं आपको बताता हूं तरमीम में क्यों जरूरत थी। सर, हमने वो कानून बदल दिया है। हम वो बोझ पाकिस्तान के अवाम पर नहीं डालने देंगे। उस फैसले के अंदर अगले 2 साल की हमने कैलकुलेशन करा के देखी, 2.5 साल की, हाँ उमर, 2.5 साल की कैलकुलेशन करा के देखी। सिर्फ 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान के बिजली के सारिफ को इन महंगे प्लांट से बिजली मजबूरन ना खरीदने की वजह से 140 अरब रुपए का फायदा होगा। 140 अरब रुपए यह टीका लग रहा था। वो थर्मल एफिशिएंसी के बारे में हम सब डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस बात का सादा सवाल का जवाब जरूर हमें चाहिए। इसके बाद सर हम आते हैं अपनी जो मईशत के ऊपर बात करने के लिए। एक बहुत बड़ा तफसीली हिस्सा इसके अंदर यह था कि दूध और शहद की नहरें बह रही थी, चारों तरफ हरियाली थी, पाकिस्तान तरक्की की राह पर तेजी से चल रहा था। तो सबसे पहले तो एक स्पीकर साहब, छोटा सा वाकया आपको मैं बताता हूं। यह है बात आखिरी बजट की। मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म होने में हफ्ते बचे हैं। यह शुरू की बात नहीं है, यह हफ्ते बचे हैं। क्योंकि मक्सी साहब हफ्ते बचे में असद उमर ऑपोजिशन के एमएनए, उधर पीछे में बैक बेंचर होता था, उधर से खड़ा हुआ एक तकरीर की मैंने, और मैंने कहा कि मईशत की ये हालत है और ये ज़खायर इतनी तेजी से गिर रहे हैं ज़र मुबादला के कि द टाइटैनिक इज अबाउट टू हिट द आइसबर्ग। टाइटैनिक दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री जहाज था जी। वो समुद्री जहाज अल्लाह ताला जो है गुरूर को बड़ी जल्दी डुबोता है जी। तो उन्होंने कहा कि ये अनसिंकेबल है, ये डूब ही नहीं सकता जहाज। तो पहली सफर पे वो निकला, आइसबर्ग को उसने हिट किया, बर्फानी तोदे को, और वो डूब गया। तो मैंने उसी की मिसाल दी कि पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त ये हालत है। ये हमारी मईशत जो है वो टाइटैनिक की तरह बर्फानी तोदे से टकरा के डूबने वाली है। सर, इधर ही फ्लोर पे खड़े हुए, यहीं पे जहां पे मैं खड़ा हूं, उस वक्त के वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल, और यकीन रखिए स्पीकर साहब, मिफ्ता इस्माइल का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने खड़े होकर कहा, ये वीडियो मौजूद है, टीवी पे दिखाई जा चुकी है, बारहा दिखाई जा चुकी है, अगर किसी को कॉपी चाहिए तो मैं फिर दे दूंगा। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म होने में हफ्ते रह गए। उन्होंने कहा, असद साहब ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन असद साहब टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज होता है, उसकी सिमत बदलने में भी टाइम लगता है, हम कोशिश कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के वजीर खारजा इनकी हुकूमत खत्म होने के आखिरी हफ्तों में बात कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये मुझे जी बड़ा जबरदस्त इन्होंने उमर अयूब साहब ने दिया है। 9 फरवरी 2018 का कार्टून है ये। पाकिस्तान की मईशत जो है उसका इंजर पिंजर निकला हुआ है, बेचारा वो ढांचा बना हुआ है, पीछे मशीनें लगी हैं उसको सांस देने के लिए, ऊपर लिखा हुआ है IMF। ये 9 फरवरी 2018 का है। ये इनकी हुकूमत खत्म होने से चंद महीना पहले की बात है। इमरान खान उस वक्त वजीर आजम नहीं थे पाकिस्तान के, ये उस वक्त की बात है। अब जरा ठोस हकायक में आपको एक दो, मुझे पता है ये बड़े नाराज होते, बोलते हैं यार आगे देखो ना, लेकिन जनाब जब आप पहले की बात करेंगे तो फिर जवाब में सुनना पड़ेगा। छोटी बात करूंगा मैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा वो बात करनी है कि इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद किया, किस तरीके से इस टाइटैनिक को बदला और उस आइसबर्ग से, उस बर्फानी तोदे से जो टकराने वाला था, उसे बचाया कैसे। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई जनाब, उसमें आखिरी 3 माह के अंदर जो बैरूनी खसारा होता है मुल्क का, उसकी माहाना औसत $2 अरब थी। माहाना इंपोर्ट्स जो है हमारी दरामदात, वो तो $5 अरब से ज्यादा थी, तकरीबन $5.5 अरब माहाना पे पहुंची हुई थी। लेकिन सिर्फ बैरूनी खसारा जो था, राजा साहब जब आपकी हुकूमत छोड़ के गई थी ना, राजा परवेज अशरफ वजीर आजम थे जी, इनकी हुकूमत जब छोड़ के गई तो आखिरी साल में आपने पूरे साल में $2.5 अरब का बैरूनी खसारा छोड़ा था। जब इन्होंने छोड़ा तो 1 महीने में $2 अरब हो रहा था, और हर महीने हो रहा था।
पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जनाब 10.2 बिलियन डॉलर थे। 6.7 अरब डॉलर के कलील मुद्दती कर्जे लिए हुए थे। यानी जो नेट रिजर्व हमारे पास था वो कुल 3.5 अरब डॉलर था जिस वक्त हमारी हुकूमत आई है। 5.5 अरब डॉलर के महीने के अंदर इंपोर्ट्स हो रही थी और 3.5 अरब डॉलर के टोटल ज़खायर 2 हफ्ते के बचे हुए थे। इसीलिए इनके लोग मुझ पर एतराज करते हैं, तनकीद करते हैं, कहते हैं फौरन आईएमएफ के पास क्यों नहीं चला गया। भाई आप तो दूध और शहद की नदियां छोड़ के गए थे, आईएमएफ के पास जाने की जरूरत क्या थी। ये हालात हमारे पास छोड़ के गए। वजीर आजम इमरान खान आए, उन्होंने मुश्किल तरीन फैसले किए, सियासी तौर पर मुश्किल फैसले किए। वो इसलिए किए कि वो लीडर है, वो सियासतदान नहीं है। उसको पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए थी, उसको अपनी सियासी शोहरत नहीं चाहिए थी। मुश्किल फैसलों का अब असर सुन लें आप। 2 बिलियन डॉलर्स का हमारा खसारा आ रहा है और अब सोचें मोमेंटम और वो टाइटैनिक जिसको बदलने में बड़ी देर लगती है। पहले जो हमारे 8-9 महीने गुजरे उसके अंदर हमने इसको आधा कर दिया। ये 2 अरब डॉलर से सिर्फ 1 अरब डॉलर माहाना रह गया। अभी आईएमएफ प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, ये आईएमएफ प्रोग्राम शुरू होने से पहले की बात कर रहे हैं। अगले साल पूरे साल 19-20 में सिर्फ 4.5 अरब डॉलर यानी कि 400 मिलियन डॉलर माहाना से भी कम, 2 अरब डॉलर माहाना से लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई फख्र के साथ मैं ये आपको बता रहा हूं कि इमरान खान की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस साल 1 दिहाई गुजरने के बाद, तकरीबन 1.5 दिहाई के बाद पहला साल होने जा रहा है कि बैरूनी खसारा नहीं, सरप्लस होगा इंशाअल्लाह ताला। पहले 11 महीने का सरप्लस है। सो हमने आपकी सिर्फ तबाही की दास्तानें नहीं सुनाई, हमने उसके लिए सख्त फैसले किए, पहले दिन से फैसले किए और बेहतरी करके दिखाई। अब वहां से हम निकल रहे थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आज बात की कि 52 साल के अंदर सबसे कम मईशत का ग्रोथ, और उन्होंने कहा यह कोविड से पहले है। माजरत के साथ आपने किसी ने आपको गलत कहानी सुना दी है। वो 0.5% जिसकी बात कर रहे हैं, ये पिछले साल का हमारा ग्रोथ रेट था जिसमें कोरोना आ चुका था। ये वो पीरियड था जिसके अंदर आप और आपके दूसरे ऑपोजिशन लीडर यहीं हाउस में खड़े होकर लॉकडाउन 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 के मुतालबे कर रहे थे। और सिर्फ इमरान खान था जो कह रहा था कि मैंने सिर्फ सेहत का निजाम बचाना नहीं है, मैंने गरीब को भूख और अफलास से भी बचाना है। कोविड से हम किस तरीके से निकले मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन 2 सिर्फ आपको इशारे दे देता हूं। सर बाकी दुनिया छोड़ दें, बाकी दुनिया में भी अगर आप देखिए अमेरिका की मईशत बैठ गई, बर्तानिया, जर्मनी, ताकतवर से ताकतवर मईशतों का, आप सिर्फ हमारे हमसाये के साथ देख लें। दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। वो कह रहे थे कोविड का मुकाबला, हम आपको बताते हैं कोविड का मुकाबला ठोस नंबर्स के साथ बताते हैं। आपको पहले बताया दुनिया ने कैसी तारीफ की, अब आपको बताता हूं क्यों तारीफ की। पहले आप आ जाएं सेहत के ऊपर। जो निजाम बनाया गया, तमाम सूबों की इंतजामी टीम, सेहत की टीम, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमेशा मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, लेकिन खुसूसी तौर पर एनसीओसी की टीम जिसने शबाना रोज मेहनत की और जिस जज्बे के साथ काम किया, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। नतीजा क्या निकला? नतीजतन आज से मैं 2-3 दिन पहले की है, ये रोजाना बढ़ता जा रहा है फर्क। पाकिस्तान के अंदर जो अमवात हुई कोविड की वजह से और भारत में जो अमवात हुई कोविड की वजह से, अगर मैं उनको आबादी के लिहाज से बराबर कर दूं, तकरीबन 6 गुना से जरा ज्यादा बढ़ी है भारत की आबादी। अगर भारत में फीकस अमवात कोरोना की वजह से वही होती जो पाकिस्तान में हुई, तो अभी तक भारत में 2,35,000 अमवात कम हुई होती। 2,35,000 अमवात वहां पे ज्यादा हुई हैं क्योंकि उन्होंने जो फैसले किए कोविड से, जिस तरीके से उन्होंने निपटने की कोशिश की वो नाकाम हुई, और जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत ने फैसले किए और जिस तरीके का निजाम हमने बनाया वो कामयाब हुआ। 2,35,000 लोग का फर्क अमवात छोटा नंबर नहीं है। मईशत के ऊपर आ जाए, चले ये तो सेहत बचा ली, उन्होंने क्या तरीका निकाला, सेहत बचाने के लिए सब बंद कर दो। मईशत के साथ क्या हुआ?
जरा मीशत देख लें इंडिया के साथ। इंडिया की मीशत 1 साल 2 साल नहीं, पिछले 15-20 साल से दुनिया की तेज तरीन बढ़ती हुई मीशत में से एक थी। टॉप 3 के अंदर होती है नॉर्मली। 7% कमी आई इस साल, जो अभी उनका खत्म हुआ है मार्च में, 7% कमी आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मीशत में 4% इजाफा हुआ। ऐसा इजाफा हुआ कि ऑपोजिशन दंग रह गई। आज तक समझ में नहीं आ रहा कि यह इजाफा कैसे हुआ। बातें नहीं करते जनाब, कामयाबी अल्लाह ताला के फजल से, कामयाबी पाकिस्तान के अवाम ने देखी है जमीन पर होती हुई। ये कैसे हुआ? मैंने आपको मईशत की साइड पर जरा सा तफसील में लेकर जाता हूं। कौन से फैसले? ये खुद ब खुद नहीं हो गया ये 4% ग्रोथ, जिसकी वजह से दंग है। क्योंकि जाहिर है ये तो सुबह शाम वो तकरीरें कर रही थी, वो नाहल पता नहीं एटसेट्रा। इनको पता नहीं था कि हम फैसले क्या, हमें तो पता था ना फैसले क्या करें। जरा मैं दोबारा इनको बताऊं, शायद उससे बाद यकीन आ जाए कि फैसले हो क्या रहे थे। सर, एहसास दुनिया के 5 सबसे बड़े सोशल प्रोटेक्शन प्लान प्रोग्राम्स में से एक, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, खुसूसी इमरजेंसी रिलीफ के तहत 1.5 करोड़ पाकिस्तानी खानदान यानी तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानियों को यह इमदाद पहुंचाई गई और 200 अरब रुपए के करीब ये इमदाद पहुंचाएगी। 200 अरब रुपए, 9 करोड़ लोग जो मईशत के लिए, जो इंडस्ट्री बचाने के लिए, बिजली के बिल्स के अंदर जो रिलीफ दी गई, जो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर सस्ती चीजें फराम की गई, उसके अलावा जो हमारे सेंट्रल बैंक ने फैसले किए, पॉलिसी रेट कट किया जी 6.25% से पॉलिसी रेट कम किया, 13.25% से 7% में 1 साल के अंदर लेके आए। इतनी तेजी से जहां तक मेरी मालूमात है पाकिस्तान की तारीख में कभी इंटरेस्ट रेट नहीं कम हुआ। टेम्पररी इकोनॉमिक रिफॉर्म रीफाइनेंस फैसिलिटी के तहत 435 अरब रुपए के इंटरेस्ट फ्री लोन दिए गए बिजनेसेस को, ताकि वो चलते रहें और लोगों का रोजगार उसके साथ चलता रहे। लोन एक्सटेंशन और डेट रिलीफ पैकेज के तहत 911 अरब रुपए की रिलीफ दी गई और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रोजगार स्कीम के तहत 238 अरब रुपए दिए गए ताकि लोगों को बेरोजगार ना किया जाए और उनको तनख्वाहें दी जा सकें। एक खुसूसी चीज इसी वक्त जो हुई, वजीर आजम पाकिस्तान ने, उन्होंने हमसे पूछा कि यह बताओ कि सबसे ज्यादा रोजगार किस सेक्टर के अंदर होता है, सबसे ज्यादा लोगों के लिए रोजगार किधर पैदा होता है। हमने कहा जी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो ज़राअत के अंदर होता है और उसके बाद शहरी इलाकों के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है सबसे ज्यादा। वजीर आजम ने कहा कि मुझे खुसूसी कंस्ट्रक्शन के पैकेज की जरूरत है। उस खुसूसी कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए निगोशिएशन के लिए खुद वजीर आजम ने IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से राब्ता किया और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से निगोशिएट करके वो रिलीफ ली ताकि वो इस सेक्टर को दे सकें। 5 से 7% के ऊपर बैंक लोन दिए गए जी 5 और 10 मरले के घरों के लिए। 1 लाख घरों के ऊपर 3 लाख रुपए फी यूनिट जो है उसकी सब्सिडी दी गई। बैंकों को डायरेक्शन दी गई कि तकरीबन 330 अरब रुपए के ये कम कर्ज, सूद वाले जो कर्जे हैं वो उनको दिए गए। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तामीर करती हैं कंपनी, उनके लिए फिक्स टैक्स रिजीम लाई गई और वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सामान इस्तेमाल होता है सीमेंट और सरिये के अलावा बाकी सबको विदहोल्डिंग टैक्स से रिलीफ दी गई। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ये वो सेक्टर जिससे 30 से 40 इंडस्ट्रीज इफेक्ट होती हैं, जिससे सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है, 8.5% सालाना की रेट से इस साल कोविड के बावजूद उसके अंदर हमने ग्रोथ देखी है। और ना सिर्फ ये पैकेज नेगोशिएट किया, वजीर आजम खुद इसको फॉलो अप करते हैं, खुद मीटिंग्स करते हैं, सारे सूबे वहां पे बैठते हैं, नेशनल कमांड काउंसिल बनाई हुई है कंस्ट्रक्शन के लिए और खुद वजीर आजम जो जहां पर भी कहीं पे मुश्किल आती है उसके अंदर इंटरवीन करते हैं। और क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि मेरा दिहाड़ीदार जो है, मेरा गरीब जो है, उसको इसके अंदर रोजगार मिलता है। तो इसलिए वजीर आजम खुद इस काम को लीड कर रहे हैं और कामयाबी करके दिखाई है आपको।
जब जैसे मैंने कहा कि बड़ी सनतें 30 से 40% सनतें जो हैं वो कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड होती हैं, जो बड़ी सनतें मजमूई तौर पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहा जाता है। आपको खुशी होगी स्पीकर साहब के इस कोरोना के बावजूद जुलाई से अप्रैल तक के आदादो शुमार जो आए हैं 12.8% इजाफा हुआ है हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये जो शरह है ये जो अभी के महीने आए हैं उसमें मजीद तेज हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला जब ये जून तक का नंबर आएगा तो हमारी उम्मीद यह है कि शायद 15% से ऊपर ये इजाफा हो जाए, जो किसी भी साल के अंदर हमारी सनतों के इजाफा का बेहतरीन सालों में से एक होगा। बिजली की कंजम्पशन, उससे पता चलता है कि सनत चल रही है कि नहीं चल रही। जनाब स्पीकर, जुलाई से मार्च तक जो है वो मजमूई तौर पे तकरीबन 9% इजाफा हुआ है बिजली की खपत के अंदर। नवंबर से मार्च, क्योंकि नवंबर के अंदर एक स्पेशल पैकेज लेके आए पाकिस्तान के सनतकार के लिए ताकि मईशत का पहिया चले, सनत चले, रोजगार मिले हमारे मजदूर को। और नवंबर में जब से वो पैकेज लेके आए हैं, नवंबर के बाद से जो शरह है इसकी बिजली की खपत की सनत के लिए उसमें 15% का इजाफा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला इसमें भी और आगे तेजी आ रही है। एक्सपोर्ट्स, बड़ी उन्होंने खूबसूरत बात की लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। बेगर बनते कैसे हैं स्पीकर साहब? बेगर बनते हैं जब आपके बैरूनी खसारे वो हों जैसे मैंने जिनका जिक्र किया। जब जो 2-2 अरब डॉलर महीने के खसारे होंगे तो आप कशकोल उठा के फिरेंगे। इसका हल क्या है? इसका हल है कि आप आमदनी बढ़ाएं। आमदनी के हमारे 2 बड़े जरिए हैं, एक एक्सपोर्ट है, दूसरी जो तरसील ज़र है जो बाहर से पाकिस्तानी भेजते हैं। दोनों की कहानी सुन लें। एक्सपोर्ट के अंदर जो मुस्लिम लीग नून ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, 2013 में जितनी इनको एक्सपोर्ट मिली, 2018 में 5 साल बाद उससे कम ये एक्सपोर्ट छोड़ के गए। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। यानी किस चीज के लिए इन्होंने ग्राउंड तैयार किया? बेगर्स कांट बी चूजर्स के लिए, बेगर बनाने के लिए पाकिस्तान को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बिठा दी, इंपोर्ट्स बढ़ती चली गई, बैरूनी खसारे बढ़ते चले गए। वैसे दुख थोड़ा कभी कभी होता है, कोई थोड़ी मैं जरा जाती बात कर लूं या ऐसी इज्तिमाई हमारी तरफ से, कि चले ये सब कुछ कर गए थे, उसके बाद जब ये दर्स देते हैं ना, उसका दुख जरूर होता है कि कुछ तो सोचो तुम मुल्क के साथ करके क्या गए हो। उसके बाद हमें दर्स देते हैं। फिर जनाब इस साल क्या हो रहा है? इस साल जनाब जुलाई से मई के महीने तक हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर 14% इजाफा है। ये पिछले 11 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की। और रजाक दाऊद साहब से उस दिन बात हो रही थी, इंशाल्लाह ताला आपको अगला साल इससे भी बेहतर नजर आएगा। दूसरा तरसील ज़र, जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से इश्क करता है और उसको इमरान खान के ऊपर एतमाद है। वो बाहर रहते हैं, वो दुबई में भी हैं, वो लंदन में भी हैं, वो अमेरिका में भी हैं। उनको पता है कि वहां पे कोई उनको ये नहीं बताता कि ये फलाना टावर जो है ये इमरान खान का है, ये उनके किसी रिश्तेदार का है। कोई लंदन में नहीं बताता कि ये जो महल है ये महल को इमरान खान के रिश्तेदार के हैं। कोई अमेरिका में जायदादा नहीं बताता, कोई स्विट्जरलैंड के अंदर अकाउंट नहीं बताता कि ये इमरान खान के कोई अकाउंट्स हैं। इसलिए लोग, वो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से इश्क करते हैं, वो समझते हैं कि एक दियानतदार सच्चा लीडर मिला है पाकिस्तान को, पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा हुआ है। और उसका नतीजा क्या है? और उसका नतीजा ये है जनाब स्पीकर के जुलाई से लेके मई के महीने तक हमारी जो तरसीलात ज़र हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेज रहे हैं उसमें 29.4% का इजाफा हुआ है। 6 अरब डॉलर यानी 900 अरब रुपए से ज्यादा आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जब साल खत्म होगा जून का, 1000 अरब रुपए से ज्यादा मजीद रकम यहां पे आएगी। और ये सिर्फ आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर नहीं आपका फायदा कर रहे, ये 1000 अरब रुपए किधर जाता है? 90% से ज्यादा, मेरे ख्याल में जहां तक मुझे याद है तकरीबन 93% वो लोग हैं जो छोटी तरसीलात ज़राती हैं, यानी पाकिस्तान के सफेद पोश के पास या गरीब के पास ये पैसा जाता है। शायद यही वजह है कि ऑपोजिशन की बड़ी जमात जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है
कि इन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से डॉलर तो लेते रहो, इनको वोट ना डालने दो। इंशाअल्लाह ताला ये इमरान खान की तहरीक इंसाफ की कमिटमेंट थी। इंशाअल्लाह ताला इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को उनके वोट का हक दिलवा के रहेंगे। महसूलात रेवेन्यू की बात की गई जी, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रही। इस साल के अंदर कोरोना के बावजूद जुलाई से मई रेवेन्यू की ग्रोथ 18%, 17.9% प्रिसाइसली पिछले साल की निस्बत। पहला साल है कि पाकिस्तान की तारीख में 4,000 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। अभी 11 महीने हुए हैं, अभी पूरा साल नहीं हुआ। अभी 4,164 अरब जमा हो गए। इंशाअल्लाह ताला जब ये साल खत्म होगा तो ये रकम मेरे अंदाजे के मुताबिक 4.8, 4.9 अरब तक पहुंचेगी, खरब तक पहुंचेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस मुल्क का फ्यूचर है, इसकी मईशत का फ्यूचर है। नौजवान, टैलेंटेड नौजवान है, हुनरमंद नौजवान है, और एक तारीखी प्रोग्राम किया जा रहा है इनको हुनर सिखाने का। सारे पाकिस्तान के हर हिस्से के अंदर, हर वफाकी इकाई के अंदर पिछले कई सालों से पोटेंशियल की बातें होती थी, लेकिन इसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही थी। इस साल पहले 10 माह के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 46% इजाफा हुआ है एक साल के अंदर। अगली चीज, अच्छा स्पीकर साहब, मैं पहले जिक्र करना भूल गया, मैं जवाब बता दूं कि ये जो सारे काम हो रहे हैं ना, ये वो वादे हैं जो इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान से किए थे। हमारा जो मंशूर था 2018 का, उस मंशूर के अंदर जिस पे हमने इंतखाबात लड़े, उसमें 4 चैप्टर थे जो मईशत से ताल्लुक रखते थे। एक ये था कि हमारी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी कि हमारी मईशत बड़ी भी होगी और इंसाफ पर मबनी होगी। उसका फायदा चंद खानदानों को नहीं होगा, उसका फायदा जो है आम आदमी को होगा। और मैंने आपको बताया एक हिस्सा उसका कि किस तरीके से आम आदमी का फायदा हो रहा है। अभी मैं आगे इससे भी बड़ी आपको बात बताने वाला हूं। दूसरा हिस्सा उसके अंदर यह था कि इस मुल्क की ज़राअत जो है रीढ़ की हड्डी है। इसका किसान जो है उसकी मेहनत से इस मुल्क की मईशत चलती है। पाकिस्तान की जो एम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान की जो मईशत है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा इसका किसान है। किसानों के लिए तहरीक इंसाफ ने क्या किया और उसका नतीजा क्या निकला, उसका मैं आपको मुख्तसर सा जायजा देता हूं। और इसके अंदर खास तौर पे हमने डैम बनाने के ऊपर जोर दिया था। स्पीकर साहब, आपको खुशी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 3 बड़े बिजली के पानी के मंसूबों के ऊपर काम हो रहा है। मैं छोटों की भी जिक्र करता हूं। 3 बड़े पानी के मंसूबे, त्यामीर बादशाह, मोमंद, दासू, एक वक्त में तीनों के ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा सिंध के अंदर RBOD 3, गोमल जम डैम इधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, फिर सिंध में नई गाज, K4 का मंसूबा, RBOD 2, इन सब के ऊपर बलोचिस्तान के अंदर मुतअद्दिद छोटे, मैं नाम लेना शुरू कर देता हूं, मीडियम साइज डैम जो है, नौलंग डैम बलोचिस्तान, नई गाज सिंध, विंदर डैम बलोचिस्तान, गबीर डैम पंजाब, पापीन डैम पंजाब, कुरम तंगी KPK, अवरान डैम बलोचिस्तान, पंजगूर डैम बलोचिस्तान, ये सारे वो मंसूबे जिनका इस साल के PSDP के अंदर हमने शामिल किए हुए। खालिद भाई, नौलंग डैम जी सर, ये आए ना खर्च करें। उसके बाद सर कैनाल्स, हमने ये पानी किसान तक पहुंचाना है। कच्ची कैनाल फेज 1 पार्ट A, कच्ची कैनाल पार्ट 2, बलोचिस्तान के दोनों मंसूबे, रेनी कैनाल सिंध के अंदर एंड रीमॉडलिंग ऑफ वारसक कैनाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये तो मंसूबे हैं जो हम कर रहे हैं। मेहनत जो करता है किसान, सुबह से लेकर शाम तक जो वो मेहनत करता है, वो इस किस्म के एयर कंडीशन के ऐवानों में नहीं बैठता, वो बड़े सख्त हालात के अंदर मेहनत करता है। और इतनी मेहनत के बाद अगर फिर भी उसको मुआवजा ना मिले तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। मैं आपको सिर्फ 2 फसलों की मिसाल दूंगा, 2 बड़ी फसलों की मिसाल दूंगा, और फिर मैं मजमूई तौर पर आपको मुवाजना करके बताऊंगा
कि किसान को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने क्या दिया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या दे रही है। दो बड़ी चीजें जी। 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, 1200 रुपए फी 40 किलोग्राम गंदम की कीमत मुतय्यन होती है। 5 साल किसान के लिए तकरीरें होती हैं, हर तकरीर में किसान का जिक्र होता है। 5 साल गुजरने के बाद वो 1200 जो हैं वो सिर्फ 1300 तक पहुंचे थे। 100 रुपए 5 साल के अंदर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 साल में क्या हुआ स्पीकर साहब, ये 1300 रुपए बढ़ के 1800 पे पहुंच गए। 3 साल में 500 रुपए का इजाफा। गन्ना एक दूसरी बड़ी फसल, इसकी भी बात की गई, चीनी की कीमतों की भी बात की गई। मैं उस बात तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता कि किसके पास शुगर की मिल्स हैं और किसके पास शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट्स के सवालात आए हुए जिसके जवाब नहीं दिए जा रहे। चले फिलहाल आज की तकरीर में उसके जिक्र नहीं करते। गन्ने की कीमत क्या मिली सर, यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, शीरीन मजारी। गन्ने की कीमत क्या मिल रही थी 2017-18 जो आखिरी साल था हमारी हुकूमत आने से पहले, मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल, सर 130 से 140 रुपए के दरमियान औसत गन्ने की कीमत मिली। उसकी अनाउंस कीमत जो थी वो पता नहीं 180 थी क्या थी, मिला 130 से 140। रुल गए सर। प्रॉब्लम मैं भी आता हूं उधर। इस साल क्या हुआ स्पीकर साहब, इस साल क्या हुआ? इस साल 225 से लेके 250 रुपए के दरमियान मिला है। कुछ इलाकों में 270 275 किया है। ये क्यों हो गया? क्योंकि वो कार्टेल, वो माफिया जो तमाम हुकूमतों की फैसला साजी के ऊपर गालिब होते थे, इमरान खान ने उस कार्टेल के साथ टक्कर ली, कानूनी फैसले कराए और किसान को उसका हक दिलाया। अल्लाह ताला ने भी फजल किया, बर वक्त फैसले भी हुए, किसान को ठीक कीमत भी मिली। नतीजा क्या निकला? और हमेशा से हम यही कहते हैं, किसान को उसकी मेहनत का जायज हक दो। जिस तेजी से किसान पाकिस्तान को पैसा लौटाएगा और कोई इलाका नहीं कर सकता। जनाब अब ये आगे मेरे पास शेख खुर्रम अब मुझे याद दिलाएंगे कि फैसलाबाद में किस तरीके से जब नून की हुकूमत थी तो सरिये के भाव टेक्सटाइल की मिलें बिक रही थी और आज किस तरीके से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है उसी फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर पे वापस जाते हैं जी। 5 हमारी बड़ी फसलें, कपास की सिंध के अंदर खास तौर पे पिछले साल खड़ी फसल के ऊपर बारिश हुई, उसमें कोई सिंध की हुकूमत का कसूर नहीं था, नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। बाकी 4 फसलों के अंदर हुआ क्या? ये किसी तारीख में पाकिस्तान की आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। गंदम की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसल, चावल की पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल तारीख की, मकई की पाकिस्तान की सबसे बड़ी फसल तारीख की, और गन्ने की पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी फसल। 4 बड़ी फसलें, साथ कीमत मिल रही थी। नतीजा क्या निकला ये जरा गौर से सुने स्पीकर साहब। और ये जो सब किसान की बातें करते हैं, ये क्या दे के गए किसान को और इमरान खान क्या कर रहा है किसान के लिए, ये गौर से सुने। क्योंकि इन ऐवानों के अंदर और शहरों के अंदर टीवी के एंकर जो हैं, सियासतदान मेरे जैसे जो हैं, वो किसान के साथ कम उनका टाइम गुजरता है। टीवी के एंकर भी जो हैं वो भी शहरों वाले होते, अखबारों में लिखने वाले भी शहरों वाले होते, किसान की बात कोई नहीं करता। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई तो हमारी फसलों का जो टोटल जीएनपी था, यानी उसके अंदर जो वैल्यू ऐड की गई, जो किसान को मिला, उसके अंदर 5 साल के अंदर स्पीकर साहब 350 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 350 अरब रुपए का 5 साल में 70 अरब सालाना उसमें बेहतरी आई। हम जो है ना वो जाली आदादो शुमार वाले काम करते नहीं हैं, तो जो आपने अच्छा काम किया, हम आपको आदादो शुमार के साथ, शायद आपको भी हुकूमत ने आपको इनाम बताया, क्योंकि किसान की बात कम करती थी इनकी हुकूमत, ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो सारी लीडरशिप के अंदर भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो किसान की बात कम करते थे।
तो 5 साल के अंदर 70 अरब रुपए सालाना के लिहाज से 350 अरब रुपए का इजाफा हो गया। 3 साल में तहरीक इंसाफ के क्या हुआ सर जनाब, इस 3 साल के अंदर ये जो चीजें मैंने पहले बताई, बेहतर कीमत मिल रही थी और रिकॉर्ड फसलें हो रही थी, रिकॉर्ड पैदावार हो रही थी, इन दोनों को जब मिला के देखा गया तो 1700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 1700 अरब रुपए। वहां किसान की बेहतरी, सालाना बेहतरी किसान की 70 अरब रुपए, यहां सालाना बेहतरी किसान की 570 अरब रुपए। सर बातें नहीं करते, कारकर्दगी करके दिखाते हैं। बड़ी हमने इनकी सुनी बातें, बड़ी जुगतों में इनका मुकाबला वैसे बड़ा मुश्किल है। फवाद चौधरी का वैसे ये नहीं कर सकते मुकाबला, लेकिन बाकी जुगतें अच्छी हैं, लेकिन हम कारकर्दगी करके दिखाते हैं सर। फिर सर एक जो वादा हमारा था, जैसे मैंने कहा 4 चैप्टर थे जी, तीसरा उसके अंदर जो था, स्पीकर साहब आपके पेशेंस का शुक्रिया, लेकिन मेरी पार्टी की तरफ से मुझे हिदायत थी कि जवाब तफसीली देना है और हकायक पर मबनी देना है, तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। लेकिन कोई अगर खौफजदा हो गया मेरी ये बात सुन के, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के करीब भी टाइम नहीं लूंगा तो ज्यादा परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब, जो इमरान खान का ख्वाब है, जो उनका रियासत मदीना क्या चीज है जी। रियासत मदीना को अगर हम करें कि हमारी जिंदगी के अंदर क्या चीज हमें होती हुई नजर आए, अल्लाह पे ईमान तो जाहिर है उसका बुनियादी, मुसलमान आप हो नहीं सकते। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे ईमान न रखते हो तो आप मुसलमान ही नहीं हो सकते, ये तो मुसलमान हो गए। लेकिन हमें रियासत के अंदर क्या नजर आए जिससे हम कहें कि हाँ ये वाकई वो काम हो रहा है जो हम रियासत मदीना से सीख कर रहे हैं, उस दर्स पर अमल कर रहे हैं। 2 मेरे ख्याल में बुनियादी सुतून है उसके, और वो भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एक तो इंसाफ होता हुआ नजर आए, ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून नजर आए। ताकतवर जो है उसके ऊपर जिस वक्त कानून की गिरफ्त आए तो वो जमहूरियत पर हमले के पीछे छुपे ना, फिर वो वैसे ही मर्दानावार उसका जवाब दे जिस तरीके से गरीब आदमी को देना पड़ता है। दूसरा ये कि रियासत के अंदर जो कमजोर तबका है उसकी हिफाजत की जाए। रियासत, मैं पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक नज़म लिखी थी, उसका अगर मैं एतजाज एहसन साहब मेरे बड़े भाई के बड़े दोस्त भी थे जी, तो मैं अगर उनका बोरो कर सकूं, रियासत होगी माँ के जैसी, एक मिसरा उन्होंने कहा, रियासत होगी माँ के जैसी। रियासत का वाकई काम है माँ के जैसा होना। क्या किया तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जी, इमरान खान ने क्या किया? वो जो यकीन है, जो अंदर की आवाज है इमरान खान की, जो उसको सियासत में लेकर आई, जिसके लिए वो सियासत करता है, वो तो वजीर आजम बनने के लिए नहीं सियासत करता, वो तो सियासत करता है ये करने के लिए, लोगों की, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करने के लिए। क्या किया गया? मैंने पहले आपको जिक्र किया था 200 अरब रुपए का इमरजेंसी प्रोग्राम जो 1.5 करोड़ खानदानों को यानी 9 करोड़ पाकिस्तानियों तक पहुंचाया गया। अगले साल जनाब जो एहसास का हमारा प्रोग्राम है उसकी मजमूई तौर पर जो वजीर खजाना ने अभी अनाउंस किया, उसकी एलोकेशन जो है वो 260 अरब रुपए है। ये 2 गुना से भी ज्यादा इजाफा है, 2 गुना से भी ज्यादा इजाफा है जो हमें मिला था विरसे के अंदर सोशल प्रोटेक्शन का। इसके अलावा अभी वो बातचीत चल रही है, फैसल सुल्तान ने सूबों के साथ मुशावरत करके जबरदस्त प्रोग्राम बनाया है जी, मां का और बच्चे की सेहत के लिए खुसूसी प्रोग्राम। अगर आपको याद हो तो वजीर आजम ने उसकी पहली अपनी जो उनकी स्पीच थी एज प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर एक वो एक्सरे भी दिखाया था और उन्होंने बताया था कि स्टंटिंग का क्या नुकसान होता है, और बाकी तो जो चीजें हैं उससे अगले साल का, अगले 2 साल का, अगले 5 साल का नुकसान होता है, ये अगली नस्ल का नुकसान है। और उसके लिए एक एहसास नशोनुमा प्रोग्राम चलाया गया है जी, अगस्त 2020 के अंदर ये शुरू किया गया है।
और इसके अंदर जो सबसे गरीब तरीन जो इलाके हैं पाकिस्तान के, वहां से शुरू किया गया, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जाएगा। मैं पूरी उसकी रकम का इसलिए ऐलान नहीं करना चाहता कि वो एक दफा नेगोशिएशन पूरी हो जाए, वो बताएंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम माओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए लाया जा रहा है, ताकि एक गरीब बच्चे को भी वही इब्तदा जिंदगी मिले जो आपके और मेरे बच्चे को मिलती है। अभी का निजाम नहीं कि आज के 46% बच्चे स्टंटेड हैं, तो आधा पाकिस्तान तो आपने फारिग कर दिया, वो आपके और मेरे बच्चे से मुकाबला ही नहीं कर सकते। सेहत सहूलत प्रोग्राम, स्पीकर साहब, एक इनकलाब है। ये पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह जो बनी, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा वोट मिला, उसमें यकीनन पुलिस के निज़ाम के अंदर बेहतरी जो थी, तालीम के निज़ाम के अंदर बेहतरी थी, सेहत के निज़ाम के अंदर बेहतरी थी, पटवारी के निज़ाम के अंदर बेहतरी थी, और बहुत सारी बेहतरियां थी। लेकिन मेरे ख्याल में सेहत सहूलत कार्ड एक बहुत बड़ा हिस्सा था। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी, वो प्रोग्राम जो है वो तमाम वफाक की टेरिटरीज के अंदर फैला दिया गया है। इस साल के आखिर तक वो पहुंच जाएगा। सारी जो फेडरल टेरिटरीज हैं, पंजाब हुकूमत ऐलान कर चुकी है, सिर्फ पंजाब अगले साल के अंदर 80 अरब रुपए लगाने जा रहा है सेहत सहूलत प्रोग्राम के लिए। और किसी भी एक खानदान के अंदर सालाना 7.5 से 10 लाख रुपए महीने तक का मुफ्त इलाज, जो भी अस्पताल होगा वही कार्ड होगा, मेरी जेब के अंदर भी वही वो कार्ड होगा, गरीब तरीन पाकिस्तानी की जेब के अंदर भी, जहां पर भी जाए वो मुफ्त इलाज करा सकता है। उसको अगर खानदान के अंदर कोई बीमार पड़े तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इस बच्चे का इलाज कराऊं या मैं कल के लिए अपने खानदान के लिए खाना घर में लेके आऊं, मैं बच्चे को स्कूल से उठा के उसकी फीस बचाऊं या मैं किसी का इलाज कराऊं। इंशाअल्लाह ताला वाकई में ये वो बुनियादें पड़ रही हैं कि वाकई में रियासत होगी मां की जैसी। अगला प्रोग्राम सर, इसी के अंदर नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इमरान खान की सियासत के अंदर सबसे जो सुतून रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान के साथ खड़े हुए, वो ख्वातीन थी और ये नौजवान थे। इसलिए इनके लिए खसूसी प्रोग्राम कामयाब जवान प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, उसके तहत 10 अरब रुपए के कर्जे, कम सूद वाले कर्जे दिए गए हैं ताकि ये अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें। मैं आपको बताऊंगा वजीर खजाना ने जो ऐलान किया, ये इस प्रोग्राम को इससे बहुत आगे ले जाने वाले हैं। इसी तरीके से जो आपकी हुनर है, इनके हाथ में नौजवान जो है पाकिस्तानी बेताशा मेहनत करने वाले नौजवान है, इनको आप हुनर दे दें, ये दुनिया में किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। तो बुनियादी हुनर से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्किल्स फॉर ऑल के नाम से शुरू हुआ हुआ है। लाखों बच्चे उससे फैज़याब हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका भी साइज आगे बढ़ाया जाएगा और उसका मैं आखिर में जिक्र करूंगा जो आगे किया गया है। 75 हाईटेक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बन रहे हैं, 120 कामयाब जवान के मराकज बनाए जा रहे हैं, एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया जा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरिट की बुनियाद के ऊपर नौकरियां दी जा सके। खुसूसी तौर पे जो सरकारी नौकरियां हैं उसको ट्रांसपेरेंट किया जा सके निज़ाम को। इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके एक्रेडिटेशन के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान का नौजवान जो इधर से हुनर लेके जाए, उस हुनर की सर्टिफिकेशन उसके बाद एक बैनुल अक़वामी इदारे से हो। तो अभी जो सूरत हाल होती है, मेहनत तो सब ज्यादा वो करता है, लेकिन जब वो जाता है मशरिक़ वुस्ता में तो उसको वो पैसा नहीं मिलता जो दूसरे मुल्क से आए हुए को मिलता है। उसके लिए एक बहुत जबरदस्त ये प्रोग्राम है। 40 इंस्टीट्यूट्स को पहले फेज के अंदर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन दिलाई जा रही है। तालीम जेवर है और जिस दीन के अंदर, जिस अल्लाह ताला के पैगाम की इब्तिदा ही इकरा से हुई भी हो, मुसलमानों का तो खास जोर होना चाहिए तालीम के ऊपर। मुझे बड़ी खुशी है कि वफाकी हुकूमत तो आला तालीम को करती है। जो तरक्याती बजट है आला तालीम का, वो आखिरी साल जो था हमारे हुकूमत आने से पहले उसमें 18 अरब रुपए रखे गए थे, खर्च हुए थे। अगले साल के बजट के अंदर इस 18 अरब को 3.5 गुना बढ़ाकर 42.5 अरब रुपए कर दिया गया। जैसे मैं बार बार कहता हूं, इमरान खान जो है ना वो लीडर है, सियासतदान नहीं है। उसके फैसले जो हैं वो अगले इलेक्शन के लिए नहीं होते, वो अगली नस्ल के लिए होते हैं।
माहौलियात के ऊपर किसी ने काम इसलिए नहीं किया कि अगला इलेक्शन माहौलियात के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर हमने इस पर ध्यान ना दिया तो पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। दुनिया की साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि दुनिया में 10 ममालिक जिनको सबसे ज्यादा खतरा है माहौलियात की वजह से, उसमें से एक जो है वो पाकिस्तान भी है। आपको खुशी भी होगी और लेकिन हैरत नहीं होगी कि इमरान खान की हुकूमत होते हुए जो आखिरी पीएसडीपी की एलोकेशन थी माहौलियात के लिए, उसमें 16 गुना इजाफा किया गया है इस साल के पीएसडीपी के अंदर। और वो प्रोग्राम जिसकी वजह से आलमी तौर पर पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, और वो नाकदीन और जो अपोजिशन वाले बहुत एक शोर मचा हुआ था कि पता नहीं वो किसी एक मुल्क के ने कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसमें इमरान खान को उन्होंने नहीं बुलाया है। तो इज्जत देखें, वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। जो इमरान खान ने काम किया उसके नतीजे में जो आलमी एनवायरनमेंट का दिन हुआ, आपको खुशी होगी, उसका जो मेन इजलास है उसको प्रिजाइड किया वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने। अब मैं आखिरी हिस्से में आता हूं जिसमें तमाम इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो किसी एक जगह का वजीर आजम नहीं है, और उनकी जो तरजीहात हैं वो किस तरीके से उनका इजहार हो रहा है, ये आखिरी हिस्सा है मेरी स्पीच का। लेकिन इससे पहले बड़ी बात की गई जी कि बड़े तरक्याती काम किए गए, बड़ी हमें फहरिस्तें सुनाई गई, और हम सुनते रहते हैं कि जी वो तरक्की के बड़े उन्होंने कारनामे किए। सर मैं कराची जाता हूँ, मेरे खानदान कराची के अंदर रहता है, मैं वहां पर आवाम से जाके मिलता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि यार ये जो सारी तरक्की की बातें होती हैं, सारे मंसूबे, ये किधर हैं? वो ये मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निजाम, ये जो बसें चल रही हैं, जो ट्रेनें चल रही हैं, ये कराची में किधर हैं? कराची की गलियां टूटी हुई क्यों हैं? कराची के जगह जगह कचरा क्यों पड़ा हुआ है? ना सूबाई हुकूमत वहां पर कुछ करने को तैयार है, और ना ये वफाकी हुकूमत जिसका दावा कि हमने पाकिस्तान में सारी तरक्की कर दी। क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या बदीन और सांगड़ और लड़काना पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? आप जरा जाके तो देखें कि क्या हालत है इस वक्त अंदरून सिंध की। वो इलाके जहां से पाकिस्तान के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए गैस आ रही है, वहां से 3 किलोमीटर दूर जो गांव है उसको गैस नहीं पहुंचाई जा रही। ये सारे पाकिस्तान की तरक्की कर रहे थे। बलोचिस्तान जाके पूछे, जरा जाए ना, जरा जुबैदा जलाल से बात करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी जाना चाहता है जरा जनूबी बलोचिस्तान जाकर देखें, जाके हालात देखें। मंद के अंदर हालात किए हैं, वाशुक के अंदर हालात किए हैं, अवरान के अंदर हालात किए हैं, पंजगुर के अंदर हालात किए हैं, तुरबत के अंदर हालात किए हैं। कौन सी तरक्की की बात करते हैं? क्या पाकिस्तान सिर्फ चंद खानदानों का और चंद इलाकों का पाकिस्तान है? कोई तरक्की की है तो बता देना, हमें दिखा दें। हेलीकॉप्टर में बैठते चले जाते, मेरे साथ चले जाते, दिखा दें मुझे वफाक ने 5 साल के अंदर क्या काम करके गए। इमरान खान क्या कर रहे हैं? सर 1 साल के अंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, 1 साल के अंदर 4 मरबूत तरक्याती पैकेज का उन्होंने हुक्म किया, उनकी टीम ने तैयार किए। हमने प्लानिंग मिनिस्ट्री की टीम को मैं दाद देना चाहता हूं, बेतहाशा मेहनत की, कोई आसान काम नहीं है 1 साल के अंदर 4 मरबूत पूरे रीजन्स के तरक्याती पैकेज बनाना। कराची जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर है और जिसकी गलियां टूटी हुई हैं, जिसके पास पीने का पानी नहीं है, सबसे पहले कराची के लिए जनाब पैकेज लेकर आए। फिर सिंध के 14 अजला जहां पे सबसे ज्यादा हमें पसमानदगी नजर आ रही थी, हमने वजीर आजम ने कहा कि इधर भी आपने काम करना है, आपने सिंध के दारुल हुकूमत के लिए किया है, अब इन सिंध के अजला के लिए भी करना है। वहां पर बनाया गया जी बलोचिस्तान, जनूबी बलोचिस्तान जिसकी हमने जिक्र किया, अभी शुमाली बलोचिस्तान पे भी इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। वहां पर हमने उसके लिए काम किया, एक पैकेज वजीर आजम ने अप्रूव किया। और फिर गिलगित बल्तिस्तान के लिए, ये जो इलाके मैंने बताए ये सारे वो हैं जहां पे एक्सट्रीम महरूमी है और एक अवाम में एक फीलिंग है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ, हमें इंसाफ नहीं मिला। जनाब ये 4 जो पैकेज हैं, इनकी मजमूई तादाद जो वफाक की जिम्मेदारी है वो 1739 अरब रुपए है। 1739 अरब रुपए की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अच्छा, मैंने एक ये नया समाज शुरू है, वो बोलते हैं कि ये आप पीएचडीपी से क्यों नहीं कर रहे, ये कर रहे आप वो पब्लिक पार्टनरशिप से क्यों कर रहे हैं? अवाम को सड़क चाहिए, अवाम को पानी चाहिए,
वो देख रहे हैं कि उनका पैसा इस वक्त पीएसडीपी का जो है वो लंदन के अकाउंट्स के अंदर नजर आ रहा है, स्विट्जरलैंड के अकाउंट में नजर आ रहा है। उनको अपनी सड़कें चाहिए, गलियां चाहिए, उनको ये पीएसडीपी और P3A की बहस नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला बना कर देंगे उनको। आखिरी इलाका जिसका खुसूसी तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, वो जो हमारे जम अजला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम किए गए हैं, पहले फाटा होता था, उन्होंने बहुत बर्बादी देखी है, बहुत बर्बादी देखी है, हलाकतें देखी हैं, इलाके तबाह हो गए, घर छोड़ के जाने पड़े। और माजरत के साथ यह कहना पड़ता है कि उस वक्त जो उनके नाम पर इमदाद ली गई वो वहां पर नहीं नजर आई हमें। वो उसमें से पाकिस्तान में कितनी लगी और बाकी बाहर की जायदादों में कितनी चलेगी, वो उसका आप अंदाजा खुद लगा लें, लेकिन उस इलाके में नहीं हमें नजर आई। जनाब, खुसूसी एलोकेशंस के तहत वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक जो जम अजला के लिए ब्लॉक एलोकेशन जाती थी वफाक से 24 अरब की, वो इजाफा करके इस साल 54 अरब रुपए पे ले जाई जा रही है। 2 गुना से भी ज्यादा उसके अंदर इजाफा किया जा रहा है। आखिरी हिस्सा इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि मैं जोड़ दूं क्योंकि वहां से बहुत बातें हुई। बड़ी सर कोविड के ऊपर बातें हुई, बड़ी वैक्सीन के ऊपर बातें हुई। एक तो पता नहीं किधर किधर से घड़ घड़ के हमसे पूछ लिया करें, यार हम आपको डेटा देने को तैयार हैं, हमसे ले लिया करें। दुनिया में सबसे कम वैक्सीन लगी। दुनिया में इस वक्त कुल शायद 25 या 26 मुल्क हैं जिस पे हम पाकिस्तान से ज्यादा वैक्सीन लगी हुई है, और वो ज्यादातर जो है अमीर तरीन ममालिक हैं पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के अंदर कोई 170 मुल्कों से ज्यादा वैक्सीन लगी हुई है। लेकिन मैं भी अपनी वैक्सीन के हमने क्या किया मैं बताता हूं। उससे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, मैं बस खत्म करने मेरे आखिरी 5 मिनट सवाल पूछना चाहता हूं। सर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। सिंध के अंदर आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सेहत सूबाई सब्जेक्ट है। मुझे यह बताया जा सकता है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून की आजाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत ने, मैं भी बताऊंगा हमने क्या किया है, मुस्लिम लीग नून की आजाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत ने कश्मीर के अवाम के लिए कितनी वैक्सीन खरीदी, या सिंध की हुकूमत ने, शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कम करें, को काम किया करें तो शायद उनको मौका मिल जाए। मैं भी उनकी अभी बात करता हूं, उन्होंने जो दावा किया वो भी मैं आपको दिखाता हूं। कितनी वैक्सीन खरीदी? अच्छा, हुकूमतों ने नहीं खरीदी थी, दोनों पार्टीज के लीडर्स जो हैं, अल्लाह ताला और इनके वसाइल में इजाफा करे, डॉलरों में अरबपति हैं, रुपयों में नहीं सर, अपने खर्चे में, रुपयों में नहीं, रुपयों में नहीं, सर रुपयों में नहीं, रुपयों में नहीं। मैं इसके बाद आखिर में कहूंगा ना कादरी साहब से कि ये सब के लिए, हम सब के लिए, अब ये किसी खास के लिए, हम सब के लिए ये दुआ मांगे, अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल की तौफीक दे और हमारी औलादों को हलाल की तौफीक दे। अरबों डॉलर की जायदादें हैं यार, वहीं से बाहर बैठे हुए हैं, कोई 10, 20, 50 वैक्सीन ही खरीद के भेज देते हैं। जिन्होंने एक वैक्सीन अपने अवाम को नहीं दे सके, वो गज गज की लंबी जुबानों के साथ आकर तकरीरें करके बताते हैं कि वफाक ने कम खरीदी हैं। आप किधर थे? जवाब दो इस बात का। 18वीं तरमीम याद आ जाती है, हर 2 दिन के बाद 18वीं तरमीम याद आ जाती है। आपके सूबे आपकी जिम्मेदारी है, किधर है आपने वैक्सीन जो खरीदी है, किधर गई है वो? अब मैं आपको अच्छा जी, मेरा एक सवाल भी है इनसे। ये जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने तकरीर करते हुए सिंध असेंबली में बजट की तकरीर में कहा है कि 26.13 अरब रुपए कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज पे सिंध हुकूमत ने खर्च किए, और किन चीजों पे खर्च किए उसमें नंबर सेकंड लास्ट जो है वो लिखा हुआ है प्रोक्योरमेंट ऑफ कोरोना वैक्सीन।
सर ये कौन सी वैक्सीन है को हमें तो बताइए, ये एक टीका हमारा एनसीओसी का निजाम, हम तो सबको बोल रहे हैं भाई लेकर आओ, प्राइवेट सेक्टर लेकर आ गया, ये कौन सी वैक्सीन है जिसका जिक्र है? एक वैक्सीन नहीं ला सके। अब मैं बताता हूं कि इमरान खान की हुकूमत ने, वफाक ने किया। जनाब, वफाक की अभी तक जो कोविड के ऊपर अखराजात किए गए मजमूई तौर के ऊपर, उसमें अभी तक का जो खर्चा हो चुका है उसमें 120 अरब रुपए खर्च किए गए। इस 120 अरब रुपए में मैं आपको सिर्फ 3 बड़े सूबों को बता देता हूं, बाकी तो छोटे छोटे हैं। पंजाब को 50 अरब रुपए की मदद फराहम की गई। किस शक्ल के अंदर? पीपीईज हमने दिए पहले, उसके बाद हमने टेस्टिंग किट्स फराहम की, उसके बाद हमने ऑक्सीजन बेड्स के अंदर जो इजाफा हुआ वो तमाम सूबों के अंदर करवाया, और उसके बाद वैक्सीन दे रहे हैं मुफ्त की, बगैर 1 रुपए लिए हुए। वो और बात है कि वफाक की दीवी मुफ्त वैक्सीन जिस वैक्सीन सेंटर में लगाई जाती है उसमें तस्वीरें अपनी बड़ी बड़ी आपको वहां पे लीडरान की नजर आती हैं, उन सियासी पार्टियों की। आपको इस्लामाबाद में कहीं इमरान खान की, कहीं असद उमर की, कहीं फैसल सुल्तान की तस्वीर नहीं नजर आएगी, इसलिए कि ये हमारा एहसान नहीं है, ये अवाम का पैसा है, इस पर अवाम का हक है। 50 अरब रुपए पंजाब, 25.4 अरब रुपए सिंध के अंदर सामान भेजा गया, और 15.3 अरब रुपए केपीके में भेजा गया। यानी फीकस बुनियाद के ऊपर ऑपोजिशन हुक्मरान सिंध के अंदर ज्यादा हमने मदद फराहम की बनिस्बत पंजाब में जहां अपनी हुकूमत है। ये जो इल्जाम लगाते हैं ना आजकल तासुब है, शायद इसी तासुब की बात कर रहे थे कि सिंध को क्यों ज्यादा फेवर करते हैं। जनाब, अगले बलोचिस्तान का सर आपको बता देते हैं, बलोचिस्तान के ऊपर सर 11.9 अरब रुपए, 11.9 अरब रुपए बलोचिस्तान के। सर अगले साल जो हमारा है जुलाई से दिसंबर, सिर्फ ये अगले 6 महीने का है, जिसका अप्रूवल लिया जा चुका है, जो वैक्सीन की फराहमी करनी है। अभी तक, सॉरी मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तकरीर में कह के गए हैं कि 1 रुपए की वैक्सीन नहीं खरीदी। जनाब, 46 अरब रुपए की वैक्सीन वफाक खरीद चुका है और पाकिस्तान के अवाम को फ्री में मुहैया कर चुका है। शायद ये मुमकिन है कि वो पेजेस को गलत दे दिए हों और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये बात अपने आजाद जम्मू एंड कश्मीर के वजीर आजम को कहना चाहते हो कि अभी तक उन्होंने कोई अपने अवाम के लिए वैक्सीन नहीं खरीदी है। हम अपनी वफाक 46 अरब रुपए, वफाक हमारा कोई एहसान नहीं है, अवाम का पैसा है, और 46 अरब रुपए की वैक्सीन लग चुकी है। अगले 6 माह के अंदर 147 अरब रुपए की वैक्सीन के ऊपर अखराजात आने वाले हैं। टोटल 193 अरब रुपए हैं जिसके ऊपर खर्चा किया जाएगा। इस टोटल के अंदर, अब मैं टोटल बता रहा हूं इस साल का भी और दिसंबर तक का मिला के, पंजाब के अंदर जो मदद जाएगी जनाब वो होगी 126 अरब रुपए। सिंध के अंदर जो जाएगी वो 59 अरब रुपए। फिर फीकस बुनियाद के ऊपर सिंध के अंदर पंजाब से ज्यादा 59 अरब रुपए। ये उसके अलावा है जो 65 अरब रुपए सिंध के अवाम को बराह रास्त एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत दिए गए। 65 अरब रुपए सिंध के अवाम को, 60 अरब रुपए ये, 65 अरब रुपए वो, 125 अरब रुपए जिसको वो कहते हैं, जिसके वजीर आला के तासुब है इस हुकूमत के अंदर। सर अब आखिर में मैं सिर्फ अवाम को ये याद दिला दूं, वो असलम खान कह रहे हैं कि कराची वालों को बताएं, गली मोहल्लों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कराची वाले मुझे बता रहे हैं, मुझे पकड़ पकड़ के बता रहे हैं कि 12 साल 13 साल जहां उन्होंने काम नहीं देखा था वहां आज वफाक, और बहुत सख्त गिला है वजीर आला सिंध को इस बात के ऊपर कि वफाक क्यों जाके कराची के अंदर और सिंध के अंदर अवाम की खिदमत कर रही है। स्पीकर साहब, आपके तवस्सुत से ये पैगाम मैं उनको इस फ्लोर ऑफ द हाउस से, जो पाकिस्तान के अवाम का तर्जुमान है, यहां से पैगाम देना चाहता हूं। सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध के अवाम का भी पाकिस्तान के वसाइल पर हक है। हम सिंध के अवाम की खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। आखिरी चीज सिर्फ ये बता दें कि क्या करने जा रही है जी आपकी हुकूमत अगले साल। आखिरी चीज है ये,
2 मिनट भी नहीं लगेंगे। वजीर खजाना बता चुके हैं, लेकिन मैं फिर एक दफा दोहराना चाहता हूं, ये इनकलाब है, क्योंकि ये तरक्की जो है ये सीधी अवाम के हाथों में जा रही है। पहली चीज वो कह रहे हैं कि ये वजीर खजाना ने जो अपने बजट के अंदर पेश किया है कि हर शहरी को कारोबार करने के लिए 5 लाख तक का बिला सूद कर्ज मिलेगा हर शहरी को पाकिस्तान के, ताकि जो भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है वो कर सके। दूसरा, हर किसान, वो किसान जो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और जिसके लिए पहले हमने क्या किया मैं बता चुका हूं, वही किसान जो है उसको भी 1.5 लाख रुपए हर क्रॉपिंग सीजन के, यानी साल में 2 दफा होती हैं फसलें पाकिस्तान में, तो साल में 2 दफा 1.5 लाख रुपया हर किसान को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा, ताकि वो अपने जो फसल में उसने लगाना होता है उसकी जरूरियात पूरी कर सके। इसके अलावा किसान के लिए जो एग्रीकल्चरल इनपुट मशीनरी इस्तेमाल करना चाहता है उसके लिए हर किसान को 2 लाख रुपए का बिना सूद कर्ज दिया जाएगा। हर कम आमदनी वाले घर अपना घर बनाने के लिए, अपनी छत के लिए 20 लाख तक का बिला सूद कर्ज दिया जाएगा अपना घर बनाने के लिए। हर घर का सेहत इंसाफ का मैं पहले बता चुका हूं, हर खानदान के लिए लाखों रुपए सालाना का सेहत का खर्चा जो है वो हुकूमत उठाएगी। और आखिरी हिस्सा एक कारोबार के लिए आपने दे दिया, दूसरा हुनर। हर खानदान के अंदर एक शख्स जो है उसको मुफ्त हुनर की तालीम के लिए मौके फराम किए जाएंगे। स्पीकर साहब, एंड में मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि 3 साल जो है हम बड़ी बातें सुनते रहे। इमरान खान ना तजुर्बाकार है, इमरान खान जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन से बदले लेना जानता है, इमरान खान ने मईशत को बिठा दिया और पता नहीं क्या क्या हम सुनते रहे। इस सारे वक्त के अंदर जब ये टाइम जाया कर रहे थे ये बातें करने का, इमरान खान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एक चीज कि मैं अपने अवाम की और खास तौर पे कमजोर तबके की जिंदगी कैसे बेहतर करूं। और हमारा ये ईमान है कि अगर आपकी नीयत साफ हो और आप मेहनत करने को तैयार हों और नेकी के राह पर निकलें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। आज उस कामयाबी के आसार इस कौम को नजर आना शुरू हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला यहां से सफर और बेहतरी की तरफ जाएगा और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने जो एक नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा और नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाई पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को, पाकिस्तान की खातून को, पाकिस्तान के बुजुर्ग को, इंशाअल्लाह ताला वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अल्लामा इकबाल के अल्फाज में, रब्बे काबा की कसम हद से गुजर जाती है जब, जैसे ये पिछले 10 साल तारीकी के गुजरे, तो जब इतनी तारीकी होती है तो अल्लामा इकबाल कहते हैं रब्बे काबा की कसम हद से गुजर जाती है जब, शोलाए मशरिक से जलकर खाक हो जाती है शब। आज हमें वो रोशनी नजर आ रही है, आज हमें पाकिस्तान में आगे उजाला नजर आ रहा है, अवाम की तरक्की नजर आ रही है, इंसाफ नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक अजीम कौम बनने जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।